उस स्थिति में हाटी उसे दंडित करने वाला था, लेकिन सेनापति ने उसे सुनने को कहा। उसे संदेह था कि कल तक खाना ठीक था और हाल ही में खाया गया भोजन एल्प से आया था। हाटी को विश्वास नहीं हुआ। उसने आपूर्ति की जांच की थी, कुछ भी सड़ा नहीं था। लेकिन सेनापति के अनुसार आपूर्ति बाहर से ताजी दिखती थी। शायद उन्हें अंदर से विष दिया गया। छिपकली जैसे जीवों के देवता का कीड़ों पर शासन कोई संयोग नहीं था। एल्फ्स की जानकारी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, भले ही सर्वोच्च फल प्राप्ति के देवता ने यही भविष्यवाणी की हो। जनरल यूबेई ने कहा कि देवता से गलती हुई हो सकती है। एल्फ्स ने शायद उनका विश्वासघात नहीं किया है, और जो सामान पहले से ही खराब हो चुका है वह इसका स्पष्ट प्रमाण है। वे सिर्फ उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक एक जासूस उनके पास एक बेहद जरूरी खबर लेकर दौड़ता हुआ आया। जासूसों ने देखा कि छिपकलीनुमा सेना आ रही है, जो अब यहां से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। यूबेई ने तुरंत पूछा कि कितने छिपकलीनुमा सैनिक हैं, और उसे उन सभी के लिए एक बहुत ही दुखद जवाब मिला। छिपकलीनुमा सैनिकों की संख्या 1500 से भी अधिक थी। यह बेहद बुरी खबर थी। खाने में जहर फैलने के बाद उनके पास सिर्फ 900 युद्ध के लिए तैयार सैनिक ही रह गए थे। हालात और बिगड़ गए, क्योंकि लेनर्स की संख्या लिजर्डमैन के बराबर होने पर भी छोटे आकार के कारण उन्हें नुकसान होता। अब उनकी संख्या और कम हो गई थी। उनकी हार निश्चित थी और लड़ना व्यर्थ था। इसलिए हाथी ने पीछे हटने का आदेश दिया और सतरोस के राजा को दूत भेजा कि मुख्य शत्रु सेना से मुठभेड़ के कारण वे पीछे हट रहे हैं। यूबेई ने सुझाव दिया कि पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध शुरू करें, जिससे जीत की संभावना बढ़े। लेनर्स की सेना ने जल्दी से पीछे हटना शुरू किया। हैटी को उम्मीद थी कि गुरिल्ला युद्ध से छोटे आकार का फायदा मिलेगा और समय मिलेगा। अगर सैटरोस की सेना किले पर कब्जा कर लेती है तो लिजर्डमैन को पीछे हटना होगा। दुर्भाग्यवश हाथी की योजनाएं सही नहीं, और लेनोरो के सामने एक बड़ी बाधा थी। एक विशाल मंटिस स्ट्रैटिस ने उनका रास्ता रोक दिया और चेताया कि वे नीले कीट देवता में विश्वास न करने वालों के लिए निषिद्ध क्षेत्र में हैं। डरकर लेनोर भागने लगे, पर देर हो चुकी थी। स्ट्रैटिस उन्हें सजा देने वाला था, इसलिए उसने अपने आदमियों को सब कुछ छोड़कर भागने का आदेश दिया। हालांकि यूबेई वहीं रुककर उस राक्षस से लड़ने की इच्छा रखता था, हाथी ने उसे यह तुरंत समझाया कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं है। यह उन दुष्ट छिपकली जैसे प्राणियों का रक्षक है जो अपने देवता की आज्ञा का पालन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह उनकी लड़ाई नहीं है। परम फल प्राप्ति के देवता को अपनी सेना की रक्षा हेतु अपने रक्षक विशालकाय चूहे नेजी को भेजना होगा। दोनों राक्षस एक भयंकर और लंबी लड़ाई में उलझ गए। रुंडा यह सब देखती रही और उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके लिए स्थिति कितनी अधिक खराब हो गई है। उस भयानक मैंटिस के गुण अविश्वसनीय रूप से उच्च थे। उसने पहली बार इतने गुण देखे थे। मॉन्स्ट्रोसिटी के साथ स्ट्रैटिस में अद्भुत शक्ति, गति, बुद्धिमत्ता थी। नेजी अकेले ऐसे राक्षस का सामना नहीं कर सकता था। रुंडा अब खुद को दोषी ठहरा रही थी कि सब कुछ ठीक है। अब उसकी सेना के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अगर वे बच भी जाते तो प्राणी फिर प्रकट होता और नेजी को मारकर लेनारो का पीछा करता, जिससे बलिदान व्यर्थ होता। इसलिए स्ट्रैटिस को अभी मारना जरूरी था। संरक्षक स्ट्रैटिस का स्तर 11 था और दिव्यता का स्तर 4, जिससे रुंडा को उम्मीद थी। उसका दिव्यता स्तर 9 था और नेजी का स्तर 3रे स्तर की दिव्यता। अगर वे मिलते तो 12वें स्तर पर पहुंचते और मौका होता। रुंडा यूबेई के पास उतरने को दृढ़ थी। वे मिलकर स्वातियों को 30 मिनट में हरा सकते थे। यूबेई को दिव्य शक्ति मिली। क्या उसे पता था कि सर्वोच्च देवता अवतरित हुए हैं? जब यूबेई ने राक्षस से लड़ते हुए सेना वापस बुलाने को कहा तो राजा ने अवजन नहीं की। रुंडा युद्ध में तुरंत कूदी, सही समय पर, क्योंकि उसका चूहा मुश्किल से टिक रहा था, लेकिन अंत तक लड़ने को तैयार था। रुंडा ने उसे चुप रहकर लड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वे आज हार नहीं सकते थे। वह छिपकलीनुमा सेनाओं के आने तक समय जीतना चाहती थी। नेबुला के लिए कोई मदद नहीं थी। उसने सोचा, क्या स्ट्रैटिस को मृत्यु से डर लगता है? बिल्कुल नहीं। उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह अपना काम करता रहा और करता रहेगा। भयंकर 2 बनाम 1 की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जब नेजी ने स्ट्रैटिस को रोकने की कोशिश की, रुंडा ने उसके अंग फाड़ने शुरू कर दिए। फिर भी मंटिस को रोकने के लिए यह काफी नहीं था। उसने नेजी को आसानी से नॉकआउट कर दिया। स्ट्रैटिस के लिए यह दर्द नगनी था और उसने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। रुंडा ने फिर एक अंग काटा और समझा कि वह पागल हो चुका है, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रफ्तार से स्ट्रैटिस 10 मिनट से कम में मर जाएगी। अचानक उसे गड़गड़ाहट और पैरों की आहट सुनाई दी। एक व्यक्ति अविश्वसनीय गति से उनकी ओर दौड़ रहा था। सबसे हिंसक, शैतानी, खतरनाक, दानव संहारक, विजेताओं का विजेता, सबसे शक्तिशाली योद्धा आ गया है। सनवून की दैवी शक्ति ने रकरक को चीते से तेज और हाथी से ज्यादा ताकतवर बना दिया था। बिजली से चलने वाली डंकरे मछली की शक्ति जुड़ने पर वह ऐसा योद्धा बन गया जिसे रोकना लगभग असंभव था। रुंडा की गणनाएं शुरू से ही गलत थीं। हाँ, मुख्य सेना को यहां आने में 3 घंटे लगे, लेकिन उसे यह भी सोचना था कि रकरक पर उतरने के बाद नेबुला को यहां आने में कितना समय लगेगा।
एक अद्वितीय छलांग के बाद उसने अपने भाले को नीली बिजली से आवेशित किया और उसे उल्कापिंड की तरह गिरा दिया। भाले की गति इतनी तेज थी कि बचने का समय नहीं था। रुंडा के बाएं हाथ पर गहरा घाव हो गया, हालांकि उसने बचने की कोशिश की थी। इस घिनौनी छिपकली को भगवान पर हमला करते देख नेजी बौखला गया और तुरंत सन वून पर हमला कर दिया। लेकिन मैंटिस अपने विशाल हाथों से इस मोटे चूहे को पकड़कर कूड़े के थैले की तरह फेंक देता है। फिर सन वून स्टिंगरे से उसकी कुछ शक्तियां मांगता है, क्योंकि वह पहले इस चूहे से छुटकारा पाना चाहता है। मोटे चूहे की ओर उंगली करके मेरा साथी आदेश देता है और स्टिंगरे खुशी खुशी आदेश मान लेता है। इस तरह सफेद चूहे को अपने जीवन का सबसे बड़ा बिजली का झटका लगता है। हालांकि उसका दिमाग लगभग खराब हो चुका होता है, फिर भी बिजली का वह एक झटका उसे चुप कराने के लिए काफी नहीं होता। स्टिंगरे ने फिर से बिजली का झटका मारा, नेजी जलकर राख हो गया और रुंडा हैरान रह गई। लेकिन उसे शोक मनाने का समय नहीं मिला, क्योंकि स्टिंगरे ने उस पर बिजली बरसाई। युबेई की फुर्ती से रुंडा ने खुद को बचाने के लिए छलांग लगाई। अब वह जान गई कि टिक नहीं सकती, इसलिए लौटने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से अगर वह इरादा बदल भी ले, वापस जाने में 9 सेकंड लगते हैं, जो बुरी खबर है। अगर इस दौरान उसकी मृत्यु होती है तो उसे अतिरिक्त दंड मिलेगा, इसलिए वह दूरी बनाती है। वह और उसका प्रतिद्वंदी बस आखिरी सेकंड में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। नेजी की मौत से उसका स्तर गिरा है और युबेई को भी मरने नहीं दे सकती। तभी उसकी नजर एक फल पर जाती है। वह ताकत पाने के लिए उसे खाती है, लेकिन चारों ओर कीड़ों का झुंड देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे जल्दी समझ आता है कि यह हमला नहीं है, यह ध्यान भटकाने के लिए एक चाल थी। उसने साहस किया और थोड़ी देर और टिके रहने का निर्णय लिया। केवल 2 सेकंड बचे थे जब विशाल कीड़ा उसे कुचलने आया। रुंडा दूर कूद गई, लेकिन दुर्भाग्य से भागने से पहले सुनवून ने पीछे से गला पकड़ लिया और टमाटर की तरह मसल दिया। खून चारों ओर फैल गया। अपनी मूर्खता से उसने नेजी और अपनी अधिकांश सेना खो दी। और सबसे बड़ा झटका यह है कि असफल अवरोहण से उसकी दिव्यता का स्तर 9 से घटकर 5 हो गया। अगर वह समय पर उतरती तो लेवल 7 होता। क्रैम्प्स उससे संपर्क करता है और लड़ाई के परिणाम से नाखुश है। वह लेवल पूछता है और वह बिना हिचकिचाए झूठ बोलती है कि उसका लेवल 7 है। लेकिन क्रैम्प्स चिंतित दिखता है, क्योंकि यह बड़ा नुकसान है। इससे रुंडा घबरा जाती है, क्योंकि अगर उसे 2 अंक गंवाना बड़ी बात लगती है तो वह डरती है कि अगर उसे पता चले कि उसने 4 अंक गंवा दिए हैं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। फिर भी क्रैम्प्स को लगता है कि 7वें स्तर की शक्ति से आंतरिक मामलों को ठीक से नहीं चला पाएगी। रुंडा उसे शांत करने की कोशिश करती है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन सच तो यह है कि यदि बाघ नष्ट हो जाते हैं तो कुछ नहीं बचेगा। उसके अनुयायियों की आस्था और घटेगी। साथ ही मुख्य पुजारी युबेई की मृत्यु से स्थिति और बिगड़ गई है। रुंडा पूछती है, क्या सैटुरोस हमले की तैयारी में है? क्रैम्प्स कहता है, हाँ। एल्डार के धोखे के बाद उसकी सेना तेजी से बढ़ रही है। उसकी घुड़सवार सेना 2.5 दिन में पहुंचेगी। ऑटोमेशन किला खाली है, कब्जा आसान होगा। रुंडा पूछती है, क्या उसे छिपकली मानवों की मुख्य सेना को 2.5 दिन रोकना है? क्रैम्प्स सहमत है। उसे लगता है कि नेबुला ने लड़ाई में उसकी आस्था का उपयोग किया होगा, इसलिए वह ऑटोमेशन कैसल की रक्षा को प्राथमिकता देगा और अपनी सेना के साथ लौटेगा। यह खबर रुंडा को चिंतित करती है, क्योंकि अगर वह गुरिल्ला युद्ध में जाती है तो ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा। अपनी बची हुई घुड़सवार सेना के साथ वह 2 दिन टिक सकती है, पर वह निश्चित नहीं है कि क्रैम्प्स को अपनी स्थिति की पूरी सच्चाई बताए या नहीं। अंत में वह ऐसा ना करने का निर्णय लेती है, यह सोचते हुए कि अगर उसे मुसीबत में पड़ना ही है तो क्यों न वह उसे भी अपने साथ ले जाए। अगले दिन क्रैम्पस उससे मिलता है और बताता है कि छिपकली जैसे इंसानों की एक विशाल सेना उसकी ओर बढ़ रही है, जबकि उसका काम था उन्हें व्यस्त रखना। खैर, हम जानते हैं कि वह अपने मिशन में सफल नहीं हो सकी, मुख्य रूप से इसलिए कि उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त लेनोर घुड़सवार सेना मौजूद नहीं थी। हालांकि सबसे बड़ी समस्या थी एल्डार से मिली गलत जानकारी। योजना के अनुसार लड़ाई यूक्रेन के अनुकूल क्षेत्र में होनी थी, लेकिन जल्दी शुरू होने के कारण उन्हें बिना आड़ वाले क्षेत्र में लड़ना पड़ा। क्रैम्पस नाराज है क्योंकि हार स्पष्ट दिख रही है। बचाव के लिए कोई किला न होने से उसके पास कोई विकल्प नहीं, अपनी सेनाओं को दूसरी ओर मोड़ने और राजधानी में शिविर स्थापित करने के लिए। दूसरी ओर रुंडा जानती है कि वे संकट में हैं। वह समझ नहीं पा रही कि क्रैम्पस मात्र 800 सैटायरों से 17 छिपकली मानवों से कैसे लड़ेगा। विशालकाय मैंटिस स्ट्रैटिस एक चलते फिरते घेराबंदी हथियार की तरह है। क्रैम्पस के साथ उसका गठबंधन फिलहाल है, पर उसे विश्वास नहीं कि यह लंबे समय तक चलेगा। वह पहले से पाला बदलने की योजना बना रही है। वह विजरम के साथ गठबंधन पर विचार कर रही है। हालांकि विजरम गुस्सैल है, पर तार्किक और भरोसेमंद सहयोगी हो सकता है।
तभी क्रैम्पस मदद मांगता है, कहता है कि घेराबंदी पर नेबुला की सेनाओं पर दोनों तरफ से हमला कारगर होगा। वह इस योजना से बचने की कोशिश करती है और ऑटोमेशन कैसल पर हमला सुझाती है, लेकिन क्रैम्प्स कहता है कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगी। खैर, वह अनिच्छा से मान लेती है। फिर वह मानता है कि उसका विचार पूरी तरह गलत नहीं है, खासकर क्योंकि ऑटोमेशन कैसल खाली है। वह सुझाव देता है कि उसकी घुड़सवार सेना महल की ओर बढ़े और पैदल सैनिक उसका साथ दें। वे सेना को 200 घुड़सवार और 300 पैदल से सैनिकों में बांटेंगे। चूंकि 400 दुश्मन कम है, उन्हें सिर्फ 1300 विरोधियों का सामना करना होगा। 800 सैटारोस और 300 लेनार्स के साथ क्रैम्प्स को लगता है कि वे छिपकलियों के खिलाफ टिकेंगे और जीतेंगे, लेकिन रुंडा के चेहरे से लगता है कि योजना सफल नहीं होगी। झूठ का जाल उसे फंसा रहा है और निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। उसने ये भी झूठ बोला था कि उसने नेबुला, उस विशाल मैंटिस को खत्म कर दिया है। वह समझती है कि सच्चाई जानने पर उसके गठबंधन के मौके खत्म होंगे, इसलिए वह फिर झूठ बोलने का फैसला करती है। तभी क्रैम्प्स को नेबुला की फुसफुसाहट सुनाई देती है। रुंडा मना करती है, लेकिन वह संपर्क कर लेता है। नेबुला पूछती है, क्या उन्होंने आत्मसमर्पण का फैसला किया है? उसकी आवाज में घमंड देखकर क्रैम्प्स चिढ़ जाता है। वह उसे याद दिलाता है कि एक बार जीतने से घमंड न करे और आश्वस्त करता है कि स्थिति अब भी उनके पक्ष में है। सन वून को जल्दी समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। रुंडा के पसीने से तर चेहरे को देखते ही उसके संदेह दूर हो जाते हैं और वह हंस पड़ता है। क्रैम्प्स को उसके साथी द्वारा झूठ बोले जाने का विचार इतना मनोरंजक लगता है कि वह हंसी नहीं रोक पाता। इस दौरान क्रैम्प्स का धैर्य और क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेबुला ने उसे इतने समय तक फुसफुसाने से रोके रखा था। और अब जब वे आखिरकार फिर से मिल गए हैं, तो नेबुला के पास बस यही एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी बाकी है। सन वून ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा कि उसका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद क्रैम्प्स साफ तौर पर हार मानने या हार के बारे में सोचने से भी इनकार कर देता है। सुनवून की टोपी के नीचे शरारती मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह कॉल काट देता है। क्रैम्प्स नाराज होकर कहता है कि उसे समझ नहीं आता वह आदमी क्या सोच रहा है। रुंडा याद दिलाती है कि उसने नेबुला का कॉल न उठाने की सलाह दी थी। फिर एक चिंताजनक विचार उसके मन में आता है और वह चिंतित हो जाती है। अगर सुनवून को पता चले कि उसने झूठ बोला है तो क्या होगा? वह बहाना बनाकर क्रैम्प्स से कहती है कि उसे सेना का हाल जानना है। कॉल काटकर सुनवून को फुसफुसाकर संदेश भेजती है। इस बीच सुनवून आराम से बैठा सब देख रहा है। एक बॉस अपने कर्मचारियों पर ध्यान दे रहा था और उन पर नजर रख रहा था। तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर रुंडा की ओर से नोटिफिकेशन की बार आ गई। एक के बाद एक लगातार अनुरोध आते जा रहे थे, जैसे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चूंकि सनवून के पास उसके अनुरोधों को अस्वीकार करने का कोई ठोस कारण नहीं था, इसलिए उसने बिना देर किए तुरंत एक अनुरोध स्वीकार कर लिया। कॉल के कनेक्ट होते ही ऐसा लगा जैसे रुंडा डिजिटल दुनिया से बाहर निकल आई हो और बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे खरी खोटी सुनाने लगी। सुनवून रुंडा को शांत रहने को कहता है, बताते हुए कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वह खुद परेशान है क्योंकि उस पर हमले होने वाले हैं। रुंडा चुप नहीं होती तो सुनवून कॉल काट देता है। वह उसकी पत्नी नहीं है और बकवास सहन नहीं करेगा, इसलिए फोन काट देता है, जिसे रुंडा गुस्से में आ जाती है। रुंडा तुरंत फोन काट देती है और फिर उसे डांटती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह याद दिलाती है कि वे दोस्त नहीं हैं और पूछती है कि वह क्या चाहता है। जब तक वह बड़बड़ाएगी, सनवून बात नहीं करना चाहता। रुंडा गहरी सांस लेकर शांत होकर पूछती है कि क्रैम्प्स ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो फोन क्यों काटा। जवाब में सनवून कहता है कि उसकी योजना क्रैम्प्स को आत्मसमर्पण के लिए राजी करना और 5 खिलाड़ियों से हमला न करने का समझौता करवाना है। लेकिन हालात देखकर उसने सोचा है कि क्रैम्प्स और रुंडा के राष्ट्रों को बर्बाद करना और कब्जा करना बेहतर होगा, भले ही मेहनत लगे। रुंडा विरोध करता है कि उसकी आबादी इतनी नहीं है कि सभी सीमाओं की रक्षा कर सके। तभी सनवून अपनी रणनीति का सार बताता है। उसकी योजना सेटरोस की जमीन पर कब्जा कर लेनोर के क्षेत्र को 3 खिलाड़ियों में बांटने की है। उसे भरोसा है कि वे खुशी से मुफ्त जमीन लेंगे, लेकिन वह कहती है कि अगर उसने उनकी जमीन पर दावा किया तो वह या क्रैम्प्स चुप नहीं रहेंगे। खैर, सनवून ने इस बारे में पहले से ही सोच रखा है। उसका इरादा है कि न तो वह और न ही क्रैम्पस जिंदा रहें, ताकि उसकी योजना में कोई रुकावट न आए। इससे रुंडा बहुत अधिक घबरा जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या यह किसी प्रकार की धमकी है। हालांकि सनवून शांत रहता है और स्पष्ट कर देता है कि उन्हें खत्म करना उसके पास मौजूद विकल्पों में से एक है। स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने का कोई रास्ता न देखकर रुंडा हार मान लेती है। वह पूछती है कि उसकी जान बख्शने के बदले में वह आखिरकार क्या चाहता है। बिना किसी झिझक के सनवून लेनर्स, सेटिरोस और ट्रोल्स के बारे में विस्तृत और गहन जानकारी मांगता है। खैर, क्रैम्प्स से गठबंधन के कारण वह सेटिरोस की जानकारी दे सकती है, लेकिन ट्रोल्स के बारे में नहीं,
क्योंकि विजडम से उसका गठबंधन नहीं है। मेरा साथी उसे सीधे कहता है कि उसे विजडम से गठबंधन कर जानकारी देनी होगी। उसे परवाह नहीं कि वह कैसे करेगी। जाहिर है वह महिला गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह किसी के लिए दोहरी भूमिका नहीं निभाना चाहती। हताशा में वह स्क्रीन पर मुक्के मारती है और बड़बड़ाती है, लेकिन मेरा साथी उसे अनसुना करता है। वह याद दिलाता है कि क्रैम्प्स के साथ उसका गठबंधन ज्यादा नहीं टिकेगा। खासकर इस हमले से क्रैम्प्स को भारी नुकसान होगा और उसकी आखिरी सेना नष्ट हो जाएगी। वह धमकी देता है कि अगर उसने क्रैम्प्स को मौजूदा युद्ध स्थिति बताई तो इसके परिणाम होंगे। पहले ही झूठ बोलने के कारण वह बाकी 4 खिलाड़ियों से गठबंधन खो देगी और अकेली रह जाएगी। 5वें स्तर पर अटकी। उसका चेहरा गुस्से से तना और उसने सहयोग से इनकार कर दिया। कॉल खत्म होते ही वह आराम से बैठकर सोचती है, मुसीबत से निकलने का रास्ता खोजती है। वह लेनार लोगों को देखती है, कुछ बेफिक्र हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं कि झगड़े खत्म हो, लेकिन उसके चेहरे से लगता है कि वह जवाब नहीं दे पाएगी। कोई चारा न पाकर वह नेबुला से संपर्क करती है और मेरा दोस्त मुस्कुराता है जैसे उम्मीद थी। वह पूछता है कि क्या उसने सोचना खत्म किया। वह हिचकिचाते हुए हाँ कहती है। हीरो अपनी मुस्कान छुपाते हुए सैटोरस और लेनर्स की जानकारी से शुरू करता है। फिर सहयोगी देशों के साथ युद्ध खत्म होता है। क्रैम्प्स को नेबुला के युद्ध विराम को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन रुंडा उसे मना लेती है। ऑटोमेशन कैसल में हम वी क्यूंग का खुश चेहरा देखते हैं। वह एक सम्मेलन कर रही है जिसमें सभी जातियों के प्रतिनिधि हैं और व्यापारी गठबंधन का प्रस्ताव देती है। वह याद दिलाती है कि 4 पहिया वाहन बनाने में कई व्यापारियों की मदद ली गई थी और सभी ने लेन देन से लाभ कमाया, इसलिए बैठकों को जारी रखना अच्छा होगा। उनका मानना है कि जानकारी साझा करना, कीमतें बढ़ने से पहले संसाधन खरीदना और व्यापार में सहयोगियों पर कर लगाना सबके लिए लाभदायक है। सफेद बालों वाले व्यक्ति का नाम याद नहीं। वह कहता है कि वे अपने देशों में प्रतिबंधित वस्तुओं का गुप्त व्यापार कर सकते हैं। वे वस्तुएं इकट्ठा कर कीमतें बढ़ने पर बेच सकते हैं। कुछ उत्पादों का सारा स्टॉक खरीदकर कीमतें तय करना भी सही है। ट्रोल प्रतिनिधि का सवाल जायज है। वे अलग क्षेत्रों की प्रजातियां हैं, तो वे भरोसा कैसे करें? हुई क्यों याद दिलाती है कि एक उपाय है, एक ईश्वर में विश्वास। लेकिन ट्रोल इसमें दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि वह अपने ईश्वर में विश्वास छोड़ने को तैयार नहीं है। वह पूछता है, वह अपने ईश्वर को छोड़कर क्यों न जुड़े? हुई क्यों पासा निकालती है और सब कुछ तय करने का फैसला करती है। नियम यह है कि वे उसी देवता में विश्वास करेंगे जिसके पासे पर सबसे बड़ी संख्या आएगी। खैर, हम जानते हैं कि पासे का क्या परिणाम हुआ और एक सिस्टम विंडो सभी संदेह दूर करती है। हुई क्यों के नेतृत्व में व्यापारी गठबंधन, जिसे अब 5th व्हील कहा जाता है, आधिकारिक रूप से बना है और नीले खीट देवता को मुख्य देवता माना जाता है। यह गठबंधन सभी पक्षों को लाभ देता है क्योंकि इससे काला बाजार, सौदा, एकाधिकार और मूल्य निर्धारण प्रथाएं सरल होती हैं। गुप्त व्यापारी गठबंधन के रूप में वे अब बिना कर चुकाए बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। सन वून को लगता है कि इस तरह का संगठन शायद थोड़ा जल्दी बना, लेकिन उसे इसकी उम्मीद थी। वह प्रभावित है कि हुई क्योंगुम ने अपनी शक्तियों से यह सब कैसे किया। इस बार उसने सच में कमाल किया है। संघर्ष के बाद अब सभी को कुछ समय के लिए अपने देशों पर ध्यान देना चाहिए और घटनाओं से निपटना चाहिए। इसका अर्थ है कि कुछ समय तक सीमाओं में बड़ा बदलाव नहीं होगा, जिससे थोड़ी स्थिरता आ सकती है। इस बीच सन वून अन्य राष्ट्रों के साथ भविष्य के संघर्षों की तैयारी में जुटा है। कहानी में हम काफी आगे हैं, इसलिए यहां नेबुला की सभ्यता की प्रगति का संक्षिप्त विवरण है। पहली बड़ी घटना रकरक से जुड़ी थी, जिसे नीले चमड़े के चिपकली जैसे लोगों के कबीले से नेबुल द्वारा चुने जाने के बाद निकाल दिया गया था। उसने जनजाति पर कब्जा कर लिया। दूसरी बड़ी घटना प्राचीन कोलियोप्टेरा एबोमिनेशन की हार थी। ऐसा करके सन वून ने एबोमिनेशन का सार प्राप्त किया और पवित्र जानवर स्ट्रैटिस का निर्माण किया। तीसरी बड़ी घटना फ्रॉगमेन जनजाति और 2 सिर वाले एबोमिनेबल गॉड की हार थी, जिससे नेबुला को बिजली की दैत्य शक्ति मिली। चौथा महत्वपूर्ण पल एक गुप्त अभियान और सारेन के माध्यम से ऑटोमेशन कैसल के युद्ध से जुड़ा था। नेबुला की भविष्यवाणी सही निकली और कायुंग ने अपने सभी भाई बहनों को हराकर सिंहासन ले लिया। पांचवीं घटना ऑटोमेशन कैसल पर आक्रमण करने वाले कल्पित बॉनों की हार थी। उनकी हार के बाद नेबुला ने एल्डार को भी अधीन कर लिया। नेबुला ने सेलोंगोस को हराया और लिमचुनसिक ने कल्पित बॉनों को उत्तरी तट की ओर धकेलकर दक्षिण के मैगिनॉन पर विजय प्राप्त की। नेबुला के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि ह्यूक्रेन की स्थापना थी। ह्यूक्रेन की राजधानी के रूप में ओराजोन को चुना गया था, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय था। हम जिन खिलाड़ियों से मिले उनमें नेबुला है, हेगेमोनिया, एल्डार, लिमचुनसिक और सेलोंगोस। दूसरे सीजन की शुरुआत ओराजोन के व्यस्त बाजार के जीवंत दृश्य से होती है।
एक स्टॉल में हम रकरक को लाल गाउन में एक और छिपकली जियोल के साथ देखते हैं, जो गर्व से अपने नेता को नया उत्पाद दिखा रही है। और जिस उत्पाद की चर्चा हो रही है वह वास्तव में कागज है। रकरक इसके बारे में अधिक पूछता है और जाओल बताता है कि बचे हुए लेनारों में से एक ने खुद को कागज का कारीगर बताया था। उनकी बदौलत उन्होंने हल्का और सस्ता कागज बनाना सीखा। रकरक सोचता है कि उत्पादन प्रक्रिया कठिन है, पर जेल कहता है कि यह सरल है, खासकर ओराजोन के पहियों से। कागज की आपूर्ति स्थिर होने पर वे पत्रों का अधिक उपयोग और बेहतर रिकॉर्ड रख सकेंगे, जो उनकी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखो, इन बातों के दर्ज होने से इतिहास कभी नहीं बुलाया जाएगा। लगता है रकरक जेल को भी कुछ दिखाना चाहता है। कागज अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कोई इसे बिगाड़ दे तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता। रकरक कहता है कि उसके पास बहादुर योद्धा और बुद्धिमान साथी हैं, जिनमें जेल भी है। जब तक उनका ईश्वर उनके साथ है, उसे विश्वास है कि वे शत्रुओं को हरा सकते हैं। लेकिन अगर शत्रु दो भागों में बढ़ जाएं, तो उनका ईश्वर एक ही समय में हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। तो रकरक ने एक योजना बनाई। उसने नक्शे पर रेखा खींची और बताया कि वे अवरोध बनाएंगे। जेल ने इस विचार को स्वीकार किया, लेकिन नेता को याद दिलाया कि इतनी बड़ी दीवार बनाने में समय लगेगा। इसे ऑटोमेशन कैसल की दीवारों से ऊंचा होना चाहिए ताकि यह उचित अवरोध बने, क्योंकि उनके पास ऑटोमेशन कैसल की गुड़िया नहीं है और इसे पत्थर से बनाना होगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसे पूरा करने में कम से कम 100 साल लगेंगे, भले ही वे सभी उपलब्ध श्रम शक्ति को इकट्ठा कर लें और अपना सारा पैसा खर्च कर दें। रकरक ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन इस वजह से नहीं कि इसमें इतना समय लगेगा, बल्कि इसलिए कि यह एक विशाल कार्य है। पर उन्होंने शुरू में सोचा कि इसमें 200 साल लगेंगे। हालांकि जेल की बात सही है, 200 सालों तक काम जारी रखना मुश्किल होगा, इसलिए इसे 100 सालों में पूरा करना होगा। चूंकि 100 साल अभी भी दूर हैं, रकरक ने इसे संभालने का अधिक कुशल तरीका सोचा। विचार के बाद रकरक ने खड़ी नदी और 3 दलदलों को प्राकृतिक अवरोध के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया। अगर वे उन क्षेत्रों को छोड़ दें तो इसमें लगभग 80 या 70 साल लगेंगे, लेकिन फिर भी ये पूरी जिंदगी लगेगी। इसलिए रकरक ने ऐसा किया। वह एक बिल्कुल अलग योजना पेश करने का निर्णय लेता है। दुश्मन को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वे अपने सहयोगियों को जल्दी बुलाने पर जोर देते हैं। वह आग और धुएं के संकेतों का उपयोग करने का सुझाव देता है, जिसमें 5 चिमनियां शामिल हैं। एक चिमनी का जलना मतलब है कि सब कुछ ठीक है। अगर 2 चिमनियां जलती हैं तो इसका अर्थ है कि दुश्मन का पता चल चुका है। 3 चिमनियों का जलना इस बात का संकेत है कि दुश्मन उनकी तरफ बढ़ रहा है। 4 चिमनियां जलने का मतलब है कि संकेत देने वाले स्थान पर घुसपैठ हो चुकी है, और 5 चिमनियों का जलना युद्ध के आरंभ होने का संकेत है। यह प्रणाली बिना सभी दीवारों को जोड़े वन्य जीवन की सुरक्षा करेगी। पहाड़ खुद ही प्राकृतिक अवरोधों की तरह काम करते हैं। घाटियों में पर्वतीय किलों का निर्माण करके और चोटियों पर प्रकाश स्तंभ स्थापित करके वे वन्य जीवन के लिए प्रकाश स्तंभों के समान कार्य करेंगे। पूरी योजना का विस्तार से विवरण देने के बाद रकरक ने जेल से अनुमान पूछा कि इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। जूनियर ने तुरंत उत्तर दिया कि यह परियोजना 5 वर्षों में पूरी हो सकती है। यह देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने 200 साल की योजना को 5 वर्षों में पूरा कर लिया। 3 साल तक छपकते बीत जाते हैं और हम ओराजोन पहुंच जाते हैं। एक महल में रकरक अकेले बैठे हैं, विचारों में खोए हुए। वे सोचते हैं कि राष्ट्र का निर्माण जितना कठिन है, उसे बनाए रखना उससे अधिक कठिन है। उन्हें अपने लोगों को आंतरिक रूप से एकजुट रखने की उतनी ही जरूरत है जितनी बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने की। फिर भी मनुष्यों को छोड़कर सभी प्रजातियां छिपकलियों से डरती हैं। डर से आचा पालन आसान होता है, पर सिर्फ इस पर निर्भर रहने से शासन मुश्किल होता है। सामंजस्य के बिना लोग अनिच्छा से आत्मसमर्पण करेंगे या विद्रोह करेंगे। वह सभी को नीले कीट देवता में विश्वास के लिए मजबूर नहीं कर सकता। काश सभी के दिलों को जोड़ने का तरीका होता। वह खुद को अच्छा योद्धा मानता है, पर सच्चे राजा बनने की बुद्धि की कमी स्वीकार करता है। फिर भी वह समझता है कि एक साथ रहना सच्ची एकता के लिए काफी नहीं है। एक जानी पहचानी आवाज रकरक के विचारों से सहमत होती है और वह हैरान होता है कि यह स्टारगेजर की है, जो हवेली में आता है। स्टारगेजर मानता है कि सभी एक भूमि पर रहते हैं, पर एक समय में नहीं। रकरक खुशी से पूछता है कि वह यहां कैसे आया जब उसे मृत माना गया था। स्टारगेजर ने रकरक को चुप रहने का इशारा किया। उसी पल रकरक को समझ आया कि स्टारगेजर सही था। भले ही वे मर जाएं, नीले की देवता उनका मार्गदर्शन करेंगे। वह परलोक के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन जानता था कि मृत्यु रहस्यमय है, इसलिए उसने नहीं पूछा। उसने पूछा कि स्टारगेजर का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वे एक साथ नहीं जी रहे हैं। तारामंडली देखने वाला तारों को देखता है और रकरक से पूछता है कि क्या उसे वे कहानियां याद हैं। वह पूछता है कि क्या ओराजोन और मगानिन के तारे एक जैसे हैं। रकरक कहता है कि वे थोड़े अलग हैं। फिर लेनार और सैटुरोन के बारे में पूछता है। रकरक कहता है कि वे और भी अलग हैं। तारामंडली देखने वाला सहमत हो और कहता है, आकाश की तरह हर कोई अपने समय में जीता है। राजा होते हुए रकरक को सबके समय के अनुसार जीना सीखना होगा। हर कोई अपने समय के अनुसार जीता है, भले ही वे एक ही भूमि पर हों, लेकिन उनके दिल बनते हैं।
रकरक को यह समझना होगा। स्टारगेजर से सीखी है, रकरक को समझ आता है कि लोग समय को अलग तरीके से समझते हैं। उसे एहसास होता है कि बौनों के साथ गलतफहमी इसलिए हुई क्योंकि हर प्रजाति दिन अलग गिनती है। यह अनुभूति, रकरक को यह सब भारी लगता है। स्टारगेजर पूछता है, क्यों मुश्किल है? रकरक कहता है, सिखाना चुनौतीपूर्ण है, खासकर दुश्मनों को। स्टारगेजर बताता है, इसलिए वह यहां है। वह नीले तारे की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह उसका प्रतीक है। इसे तारों के साथ संरेखित करने पर यह रकरक को कोकैट्रिस पर बैठा दिखाता है। यह भटकता तारा जो वसंत में चमकता है और सर्दियों में मंद होता है, ओवेन कहलाता है। तारा देखने वाला मानता है कि जब समय आएगा, ओवेन गुजरते रकरक को छू लेगा और रकरक ओवेन की सारी कहानियां सुन सकेगा। रकरक तारा देखने वाले के साथ समय का आनंद लेता है और जब वह उसे फोर्ज, शुनेन ओलोई, लॉर्ड हुई, कायुंग, सिरिन, ओग्रे, चीफ के जिन और तमारी डू की आकृतियां दिखाता है तो रकरक उनके साझा पल की गर्माहट महसूस करता है। सभी लोग एक साथ सद्भाव से रह रहे हैं, भले ही ये थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। अंततः स्टारगेजर को ईश्वर की पुकार का आभास होता है और वह समझ जाता है कि अब उसे जाने का समय आ गया है। रकरक इस पल को समाप्त नहीं होने देना चाहता और स्टारगेजर से आग्रह करता है कि वह थोड़ी देर और रुके, ये कहते हुए कि उसे अभी भी बहुत कुछ कहना बाकी है। लेकिन स्टारगेजर उसकी बात को नकार देता है और कहता है कि ऐसी बातें जीवन का हिस्सा होती हैं। उत्सुकतावश रकरक परलोक के बारे में पूछता है, इस उम्मीद में कि स्टारगेजर उसे इसके बारे में और जानकारी देगा। स्टारगेजर गंभीरता से कहता है कि परलोक मृतकों का विषय है। यह सुनकर रकरक उदास हो जाता है। वह जानना चाहता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि यह विषय उसे हमेशा डराता रहा है। स्टारगेजर इस डर को मानते हुए कहता है कि जीवितों का मृत्यु से डरना स्वाभाविक है। वह समझाता है कि मृत लोग कुछ नहीं बदल सकते, चाहे ईश्वर उन्हें देखने दे। वे इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि यही उनकी सीमा है। केवल जीवित ही बदलाव ला सकते हैं और रकरक को यह याद रखना चाहिए। जैसे ही वह अपने देवता के नक्षत्र को देखता है, वह श्रद्धा से घुटनों के बल गिर पड़ता है। तभी उसका नाम पुकारा जाता है। वह जागता है और जाउल को सामने खड़ा पाता है। यह महत्वपूर्ण समय है और उसके सामंत महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। रकरक जाल को बड़ा कागज और कोयला लाने का आदेश देता है क्योंकि उसे आकाश का चित्र चाहिए। इसी बीच सिस्टम विंडो पर एक उपलब्धि की घोषणा होती है, हंटिंग स्टार कैलेंडर का निर्माण, ग्रीन सिटी का पहला कैलेंडर। यह नक्षत्रों पर आधारित है और तारों की स्थिति के अनुसार महीनों को चिह्नित करता है। हंटिंग स्टार कैलेंडर 99.8% सटीकता के लिए प्रसिद्ध है। इसे 3 देशों ने अपनाया है और इसे समय को व्यवस्थित करने की लगभग परिपूर्ण प्रणाली के रूप में मान्यता मिली है। नेबुला इस जानकारी को गर्व से देखता है। उसे याद आता है कि उसने स्टारगेजर को इस उपलब्धि की नींव रखने के लिए भेजा था, हालांकि इसमें उसे बहुत कुछ खोना पड़ा। जितनी अधिक जानकारी स्टारगेजर ने प्रकट की, विश्वास का मूल्य उतना ही घटता गया। परलोक से जान का हस्तांतरण मुफ्त नहीं है, लेकिन यह एक आवश्यक निवेश था। ऐसा लगता है कि वह रूंडा से बात कर रहा है और खुश है कि लेनर परिवार को कैलेंडर से फायदा होगा, लेकिन रूंडा के उदास चेहरे से लगता है कि वह आभारी नहीं है। नेबुला बताती है कि यह सौर कैलेंडर है जो लीप वर्षों पर आधारित है, चंद्रमा पर नहीं। वह खुश होने का दिखावा कर सकती थी, पर वह नहीं करती। वह कहती है कि उसने क्रैन को मूर्ख बना दिया। कैंपस और विजडम पर दिखावा बनाए रखने में उसने कई संसाधन उधार लिए। अब वह इतनी तनावग्रस्त है कि उसकी बात नहीं मान रही है। नेबुला पूछता है कि उसने संपर्क क्यों किया। वह बताती है कि महाद्वीप के बीच एक नई शक्ति उभरने वाली है। यह सुनकर नेबुला चौंक जाता है। लड़की आगे कहती है कि यह चाल भी हो सकती है। सुनवून कारण पूछता है, लेकिन तभी उसे 2 सिस्टम नोटिफिकेशन मिलते हैं जो सभ्यताओं के टकराव का संकेत देते हैं। ऐसा लगता है कि 2 अलग अलग जनजातियां आपस में संपर्क में आ गई हैं। इस संपर्क के परिणामस्वरूप दोनों जनजातियों को अपने अनुभव में एक बड़ी और जबरदस्त वृद्धि का अनुभव होगा, जो उनकी समझ और ज्ञान को बढ़ाएगा। नेबुला को अतिरिक्त चेतावनी है कि विरोधी जनजाति आस्था रखती है। यह स्पष्ट करता है कि यह गैर प्राचीर जनजाति नहीं है, लेकिन खिलाड़ी का अचानक महाद्वीप के बीच में आना समझ से बाहर है। और अधिक संदेहजनक यह है कि खेल शुरू हुए 22 साल हो चुके हैं, फिर भी इस जनजाति ने कोई गतिविधि नहीं की। वे अचानक कहीं से आ गए। नेबुला कहती है कि यह कोई भयानक देवता हो सकता है, लेकिन रुंडा कहती है कि वह उन्हें संदेश भेज सकती है और वे स्थानीय खिलाड़ी की इन्वेंट्री में आते हैं, तो यह एनपीसी नहीं हो सकता। उसके संदेश ब्लॉक हो रहे हैं। सनवून को उस पर पूरा भरोसा नहीं है और पूछता है कि कहीं वह उसे धोखा तो नहीं दे रही। तभी वह उसे इस रहस्यमय खिलाड़ी और उसकी सभ्यता की सारी जानकारी भेजती है। वह बताती है कि पिशाचों की जानकारी खिलाड़ी AR 1026 ने भेजी, जो जुमान सभ्यता का नियंत्रक है। मुख्य प्रजाति निक्सन है, जिसे निक्स कहते हैं। आमतौर पर AR 1026 ये जानकारी सिर्फ जियोंगवान को भेजती, लेकिन उसने विजडम क्रैम्प्स और रुंडा को भी भेजी क्योंकि उसने रुंडा को देखा था।
ये बात नायक को नहीं समझ आती और रुंडा भी सहमत है। फिर वह पूछता है कि नए खिलाड़ी का नाम क्या है। वह बताती है कि पहला किरदार हांजा जियोले है, इसलिए अगले 2 किरदारों को जोल वूबी नाम दिया है। नेबुला सोचती है कि इस अनोखे नाम वाले खिलाड़ी और वैम्पायर प्रजाति का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इस दृश्य में लड़ने वाले निक्स हैं, जिनमें से कुछ वैम्पायर बन गए हैं। सिस्टम विंडो दिखाती है कि पिशाच ज़ॉम्बी की तरह दूसरों को संक्रमित कर अपनी प्रजाति में बदलते हैं। यह बदलाव 1 या कुछ दिनों में होता है। रूपांतरण के दौरान उनकी क्षमताएं आमतौर पर कम हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये बढ़ भी सकती हैं। रुंडा को यह जानकर आश्चर्य होता है कि नेबुला को भी इस पिशाच प्रजाति के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वह इस बात से सहमत होती है। वह आगे बताती है कि क्रैम्प्स के अनुसार शायद उन्हें इसलिए पता नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसकी संभावना बहुत कम होती है। पर नेबुला मानती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और इसे गेम के एक्सपेंशन पैक जैसे DLC समझती है। वह उसे याद दिलाता है कि ये नष्ट दुनिया वैसी नहीं है जो वे खेलते थे और अब उनके पास ग्राफिक या लॉग आउट विंडो नहीं है, मतलब वे लॉग आउट नहीं कर सकते। अगर चीजें गायब हो सकती हैं तो जो कभी नहीं थी वे भी प्रकट हो सकती हैं। नेबुला ने AR को आगामी खतरे के बारे में सूचित करने का फैसला किया। AR भी एक अन्य खिलाड़ी है और उसे भी इस मामले की जांच करनी चाहिए कि इसके पीछे कौन हो सकता है। लेकिन रुंडा को लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि विजडम और क्रैम्प्स दोनों ने अभी के लिए पिशाचों पर नजर रखने का निर्णय लिया है। वह यह भी बताती है कि उसने ज़ॉम्बी का सामना किया है और यह अनुभव कैसा था। गेम में पहले भी सर्वनाश हुआ है, लेकिन संक्रमण दर धीमी है। नेबुला का तर्क है कि ये पिशाच अपनी बुद्धि रखते हैं और इन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। रुंडा असमंजस में है कि उसे AR को पिशाचों के खतरे के बारे में बताना चाहिए या नहीं। AR का झांग वान के साथ गठबंधन है, जबकि विजडम अकेले खेल रही है। क्रैम्प्स के साथ गठबंधन के कारण 3 गुट बन गए हैं जो एक दूसरे से युद्धरत हैं। यदि AR इस पिशाची पागलपन से कमजोर हो जाती है तो यह उसे और उसके साथी को सीधा लाभ पहुंचाएगा। नेबुला उसकी सोच को समझ लेता है और इस पर आगे चर्चा करने के लिए उससे बाद में मिलने का निर्णय लेता है। इतना कहकर वह कॉल समाप्त कर देता है और पिशाचों के बारे में मिली जानकारी की समीक्षा करना शुरू करता है, लेकिन उसे इस अजीब विसंगति का स्रोत अब तक समझ नहीं आया है। दृश्य एक पहाड़ी क्षेत्र में परिवर्तित होता है जहां 5 प्रमुख पात्र एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक साथ जुड़े हुए हैं। पहला खिलाड़ी जांग वॉन है। उसके चेहरे पर बड़ा मुखौटा है। वह अदृश्य प्रवाह देवता है, प्रजाति कोबोल्ड, राष्ट्र अमगोल। तीसरा प्रतिभागी AR टारो डॉस 6 है। अदृश्य मूल देवता के रूप में जाना जाता है। अब से हम उसे AR कहेंगे। उसकी प्रजाति निक्स है, राष्ट्र गुमिन। वे हेगेमोनिया या नेबुला की मदद पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्रैम्प्स के अनुसार दोनों बदमाश हैं और रुंडा सहमत है। हालांकि उसे लगता है कि नेबुला से बात करना हेगेमोनिया से आसान होगा। सभी ने राय दे दी है, पर एक व्यक्ति अब भी बयान नहीं दिया है। वह कौन है? उल्जा और गुड़ देवता। उसकी मुख्य प्रजाति ट्रोल है और उसका राष्ट्र सेओकमियन है। वह भी रुंडा के विचार से सहमत है, जिसमें शैतान की बात शामिल है। नेबुला भी स्काइप कॉल में शामिल होती है ताकि मामला सुलझ सके। मेरा दोस्त खुश है कि सब उसी की बात कर रहे थे। सब उसे ठंडी नजरों से देखते हैं, लेकिन विजडम सीधे नेबुला से पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया है। स्वाभाविक रूप से मेरा दोस्त शांत रहता है। वह मानता है कि उसे शक है, लेकिन कहता है कि अनुमान हमेशा सही नहीं होते। रुंडा गुस्से में सोचती है कि यह अनजान कैसे बन रहा है, जबकि उसे सब बता दिया था। विजडम सीधे मुद्दे पर आता है और नेबुला को याद दिलाता है कि महाद्वीप के केंद्र में कुछ असामान्य हो रहा है। एक खिलाड़ी, जिसे जियोल वूबी कहा जा रहा है, पिशाचों की नई प्रजाति के साथ सामने आया है। नेबुला मानता है कि उसे जानकारी है और पुष्टि करता है कि AR के जुमोन क्षेत्रों से शुरू हुए पिशाच अब सभी 5 खिलाड़ियों के क्षेत्रों में फैल चुके हैं और एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए हैं। खैर, यह तो स्पष्ट है कि नेबुला को सब कुछ पता होता है और उससे यही उम्मीद की जाती है, इसलिए कोई भी खास हैरान नहीं होता। विजडम सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या नेबुला मदद करेगा, लेकिन विजडम उससे सवाल वापस पूछता है कि आखिर उसे मदद क्यों करनी चाहिए। इस छोटे से बयान से सभी लोग कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। इसी बीच रुंडा मन ही मन सोचती है कि इस लड़के को इस तरह के खेल खेलना कितना पसंद है। विजडम का कहना है कि हाल ही में उनके उपजाऊ क्षेत्रों में दिखाई देने वाले टिड्डियों के कारण उनकी खाद्य आपूर्ति में कमी आई है। सभी जानते हैं कि इसके पीछे नेबुला ही जिम्मेदार है और यह स्थिति चिंताजनक है, लेकिन हमारा लड़का इसे नजरअंदाज करते हुए कहता है कि चूंकि क्रैम्प्स और रुंडा पहले ही उस पर हमला कर चुके हैं, इसलिए उसे लगता है कि अब हिसाब बराबर हो गया है। यह सुनकर जांगवान आपा खो बैठता है और पलटकर कहता है कि वह कोई असली युद्ध नहीं था। इस चिड़चिड़े लड़के को इतना उग्र होते देख हमारा लड़का उसे सीधे चुनौती देता है। वह कहता है कि अगर वे इतने ही गुस्से में हैं, तो हालात बिगड़ने से पहले वे कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। पहले भी गेम में सर्वनाश जैसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनमें संक्रमण की दर काफी धीमी होती है। लेकिन नेबुला का तर्क है कि कम बुद्धि वाले ज़ॉम्बीज के मुकाबले ये पिशाच अपनी बुद्धि नहीं खोते और इन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। रुंडा असमंजस में है कि उसे AR को पिशाचों के खतरे के बारे में बताना चाहिए या नहीं।
एआर का झांग वान से गठबंधन है, जबकि विजडम अकेले खेल रही है। कैरेम्पस के गठबंधन के कारण 3 गुट बन गए हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर एआर इस पिशाची पागलपन से कमजोर होती है तो उसे और उसके साथी को फायदा होगा। नेबुला उसकी सोच समझ जाता है और बाद में बात करने का फैसला करता है। वह कॉल खत्म कर देता है और पिशाचों की जानकारी की समीक्षा करता है, लेकिन उसे इस अजीब विसंगति का स्रोत नहीं मिला है। दृश्य एक पहाड़ी क्षेत्र में बदल जाता है जहां 5 प्रमुख पात्र एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं। पहला खिलाड़ी जांगवॉन है, बड़ा मुखौटा पहने, अदृश्य प्रवाह देवता। उसकी प्रजाति खोबोल्ड, राष्ट्र अमगोल है। तीसरा प्रतिभागी एजुसिक्स है, जिसे अदृश्य मूल देवता कहा जाता है, लेकिन अब हम उसे एआर कहेंगे। उसकी प्रजाति निक्स, राष्ट्र गुमिन है। वे हेगेमोनिया या नेबुला की मदद पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्रैम्पस के अनुसार दोनों बराबर के बदमाश हैं और रुंडा सहमत है। हालांकि उसे लगता है कि हेगेमोनिया से ज्यादा नेबुला से बात करना आसान होगा। सभी ने अपनी राय दी है, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी चुप है। वह कौन है? उल्जा और गूड देवता। उसकी प्रजाति ट्रोल है और उसका राष्ट्र सेओकमियन है। वह भी रुंडा के विचार से सहमत है, जिसमें शैतान की बात शामिल है। नेबुला भी स्काइप कॉल में शामिल होती है ताकि मामला सुलझ सके। मेरा दोस्त जानकर खुश है कि सब उसी की बात कर रहे थे। सब उसे ठंडी नजरों से देखते हैं, लेकिन विजडम सीधे पूछता है कि नेबुला को पता है क्यों बुलाया गया है। स्वाभाविक रूप से मेरा दोस्त शांत रहता है। वह मानता है कि उसे शक है, लेकिन कहता है कि अनुमान सही नहीं होते। रुंडा गुस्से में सोचती है कि यह अनजान क्यों बन रहा है, जबकि उसे सारी जानकारी भेजी थी। विजडम सीधे मुद्दे पर आता है और नेबुला को याद दिलाता है कि महाद्वीप के केंद्र में कुछ हो रहा है। एक खिलाड़ी जियोलवूबी पिशाचों की नई प्रजाति के साथ आया है। नेबुला इसे मानता है और कहता है कि उसे जानकारी है। वह पुष्टि करता है कि एआर के जुमोन क्षेत्रों में शुरू हुए पिशाच अब सभी खिलाड़ियों के क्षेत्रों में फैल गए हैं और महत्वपूर्ण शक्ति बन गए हैं। खैर, नेबुला को सब कुछ पता है, उसे यही उम्मीद होती है, इसलिए कोई हैरान नहीं होता। विजडम सीधे पूछता है कि क्या नेबुला मदद करेगा, लेकिन नेबुला सवाल करता है कि उसे क्यों मदद करनी चाहिए। इस पर सब चुप हो जाते हैं। रुंडा सोचती है कि इस लड़के को खेल खेलना कितना पसंद है। विजडम का यह कहना है कि हाल ही में उनके उपजाऊ क्षेत्रों में जो टिड्डियां दिखाई दी हैं, उनके कारण उनकी खाद्य आपूर्ति में कमी आई है, और ये बात सभी जानते हैं कि इसके लिए नेबुला ही जिम्मेदार है। लेकिन हमारा लड़का इसे अनदेखा करते हुए कहता है कि चूंकि क्रैम्प्स और रुंडा पहले ही उस पर हमला कर चुके हैं, उसे लगता है कि अब हिसाब बराबर हो गया है। यह सुनकर जांगवान आपा खो बैठता है और पलटकर कहता है कि वह कोई असली युद्ध नहीं था। इस चिड़चिड़े लड़के को इतना उग्र होते देख हमारा लड़का उसे सीधे चुनौती देता है। अगर वे इतने ही गुस्से में हैं तो हालात बिगड़ने से पहले वे कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। स्थिति बिगड़ जाती है। विजडम चांगवान को शांत करता है। वह मानता है कि नेबुला जानबूझकर घमंड दिखा रही है और चेतावनी देता है कि गुस्से से मदद नहीं लेंगे तो स्थिति बेकाबू होगी। चांगवान को संदेह है, लेकिन विजडम उसे आश्वस्त करता है कि यह जानबूझकर है। तनाव कम होने पर विजडम मुख्य विषय पर लौटता है। वह कहता है कि अगर वे मिलकर काम करें तो शायद वे अकेले पिशाचों को हरा सकते हैं, लेकिन अगर किस्मत साथ नहीं देती तो पिशाच अपनी सेना बढ़ाते रहेंगे और अंत में सबको नेबुला से मदद लेनी पड़ेगी। हमारा हीरो जाहिर है ये देखकर बहुत खुश है कि वे सब उसकी अहमियत को समझते हैं। चूंकि नेबुला के पास मदद करने का कोई कारण नहीं है, वह आराम से उन्हें हारते देख सकता है। विजडम ने तर्क दिया कि अगर वे बिखर गए तो नेबुला के लिए भी मुसीबत होगी। 5 विरोधियों का सामना करना पिशाचों की सेना से आसान है। नेबुला विजडम की बात सुनकर अवाक रह गया, क्योंकि तर्क ठोस था। नेबुला को याद आया कि उसने शीर्ष 10 में उसका नाम देखा था। अगर ये वही है तो विजडम सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक है। फिर भी नेबुला इस बात पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। वह पलटवार करता है, कहते हुए कि एकजुट शत्रु से निपटना उसके लिए अभी भी सरल है। रुंडा उससे पूछती है कि क्या उसकी मदद करने से इनकार करने का कारण सिर्फ प्रेरणा की कमी है। नेबुला उसकी इस धारणा को नकार देता है और अंत में बताता है कि अगर उन्हें उसकी सहायता चाहिए तो वह उचित इनाम की अपेक्षा करता है। विजडम तुरंत आगे बढ़कर पूछता है कि नेबुला किस प्रकार का इनाम चाहता है। नेबुला अपने शांत स्वभाव के साथ कहता है कि उसे मोमबत्ती, कांच और ईंट बनाने वाले कारीगरों में से 3-3 लोग चाहिए। इन कलाओं पर अलग अलग सभ्यताओं का एकाधिकार है और वह इन्हें भी चाहता है। इसके अलावा सोने से भरी 12 गाड़ियां भी चाहिए। नेबुला की मांग से सभी स्तब्ध रह जाते हैं। क्रैम्प्स गुस्से में नेबुला पर मजबूरी का फायदा उठाने का आरोप लगाता है। वह उस पर जेल वूबी के साथ मिली भगत का आरोप लगाता है, लेकिन हमारा हीरो शांत रहकर जवाब देता है कि बदतमीजी से वे खुद मुसीबत में पड़ेंगे। इससे पहले कि मामला बिगड़े,
विजडम बीच में आकर सुझाव देता है कि वे सोच लें और वादा करता है कि फैसला होने पर नेबुला को बुलाएगा। कॉल खत्म होती है। कुछ समय बाद नेबुला को एक और वीडियो चैट का अनुरोध मिलता है। वह तुरंत जवाब देता है और इस बार विजडम बताता है कि उन्होंने उसकी शर्तें मान ली हैं। विजडम वादा करता है कि वे आज रात कारीगरों को भेजेंगे और जैसे जैसे सोना इकट्ठा होगा उसे सौंपते जाएंगे। बदले में वे चाहते हैं कि नेबुला जियोलवूबी और पिशाचों को हराने की अपनी योजना साझा करे। उन्हें विश्वास है कि नेबुला के पास रणनीति होगी, तभी उसने इतनी रकम मांगी है। नेबुला ने सहजता से कहा कि उनकी धारणाएं गलत है क्योंकि उसने अपनी योजना लागू कर दी है। फिर हम नेबुला के डिस्प्ले पर एक अज्ञात निक्स को देखते हैं जो वैम्पायरों का स्वामी और जियोलवूबी का अनुयायी हो सकता है। दृश्य फ्लैशबैक में बदलता है। हम जुमिन को विनाश के बीच आग में घिरा देखते हैं। एक अकेली महिला इस भयावह दृश्य से बच निकलती है, वही महिला जो हमने देखी। यह त्रासदी नोल जनजाति के अचानक हमले से हुई, जिसमें गुमिन जनजाति भी शामिल थी। कबीले की मुखिया उसकी मां की बलि दी गई। मां ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जान जोखिम में डाली, पर हारी। इस विपत्ति के बाद अदृश्य देवता ने दूसरे परिवार से नया मुखिया चुना, जिससे मूल वंश खत्म हो गया। अब नया मुखिया पूर्व शासक परिवार के बचे सदस्यों का निर्दयता से शिकार कर रहा है। वह नहीं मान पा रही कि यह उनके ईश्वर के प्रति निष्ठा का नतीजा है। वह जानना चाहती है कि ईश्वर ने क्यों छोड़ा। अदृश्य ईश्वर एक छोटा चमत्कार क्यों नहीं दे सका? क्या वे ईश्वर के लिए मोहरे थे? हताश और टूटी, वह ईश्वर से प्रार्थना का उत्तर मांगती है। लेकिन जैसे ही प्रार्थनाएं सन्नाटे में गूंजती हैं, एक रहस्यमयी काली शक्ति सामने आ जाती है। वह अचंभित होकर उस आकृति को देख रही थी, सोचते हुए कि क्या भगवान उसे खत्म करने आया है। लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या होगा। अपनी बची ताकत से उसने पानी मांगा। उस सत्ता ने खून की थैली और सड़े मांस का टुकड़ा उसके पैरों पर फेंका, लेकिन उसकी नजर में वह गंदगी मीठे पानी और ताजी रोटी जैसी थी। वह सत्ता को धन्यवाद देती है, आंसू बहते हैं और वह रोटी खाती है। सड़ा मांस खाने और खून पीने के बाद वह सत्ता सामने समर्पण करती है। वह सब कुछ करने का वादा करती है। उसी समय सत्ता उसे तलवार देती है। जैसे ही वह पकड़ती है, उसका हाथ खुद चलने लगता है और तलवार उसकी तरफ तनी होती है। हताशा में वह सत्ता से उसे बचाने की भीख मांगती है और उसका हाथ रुक जाता है। सत्ता की उदारता से अभिभूत वह उसे नया भगवान मान लेती है। वह उसकी हर इच्छा पूरी करने का वचन देती है और उसे रक्त और सड़े मांस का देवता कहती है। एक नोटिफिकेशन बताता है कि उसने चीफ शेवन को चुना है। इसी के साथ पहले पिशाच का जन्म होता है। दृश्य नेबुला पर केंद्रित है, जो पिशाचों की तेजी से बढ़ती संख्या देख रही है। 6 महीनों में उनकी आबादी 6-0 हो गई। 1 साल से कम में उनकी सेना 4-0 तक बढ़ गई। इस सेना से उन्होंने हमला कर गुमिन की राजधानी आर पर कब्जा किया। डिसेंट के उपयोग पर एक खिलाड़ी की मौत से उसकी जान और रचना नष्ट हो गईं। शायद अब उसका स्तर 4 रह गया है। अगर किसी ने तब मदद की होती जब पिशाचों की सेना छोटी थी और उन्हें खत्म कर दिया होता तो ऐसा न होता। लेकिन सब खिलाड़ियों ने मदद न करने का फैसला किया और यह उसका परिणाम है। पिशाच राष्ट्र की नींव बेक हाइटफैंग ने रखी है और पिशाचों का नेता खुद को पिशाच राजा कहता है। सेनापति मुख्य रूप से अन्य राष्ट्रों द्वारा त्यागे गए कमजोर प्राणी हैं और उनका लक्ष्य उन देवताओं से बदला लेना है जिन्होंने उन्हें त्यागा था। नेबुला उन्हें इन पिशाचों को हराने का तरीका बताने का वादा करती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वे इसे संभाल भी पाएंगे। असल में पिशाचों की 3 कमजोरियां होती हैं, लेकिन क्रैम्प्स ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और हमारी बात बीच में ही काट देता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि उनकी सिर्फ 2 ही कमजोरियां होती हैं। फिर नेबुला उसे पूछती है कि वह जिन 2 कमजोरियों को जानता है उन्हें बताए ताकि वे देख सकें कि वह सही है या नहीं। क्रैम्प्स कहता है कि यह तो सबको पता है कि पिशाच सूरज की रोशनी के पास नहीं जा सकते और वे चांदी से कमजोर पड़ जाते हैं। उनके अनुसार तीसरी कमजोरी यह है कि पीढ़ियों के साथ वे कमजोर होते हैं, पर नेबुला इसे सुधारती है। उसका यह कहना कमजोरी नहीं, ताकत है। उच्च स्तर के पिशाचों में असाधारण शारीरिक क्षमताएं होती हैं, लेकिन वे सूर्य के प्रकाश और चांदी के प्रति संवेदनशील होते हैं। पीढ़ियों के साथ उनकी क्षमताएं कमजोर होती हैं और सूर्य व चांदी का प्रभाव भी कम होता है। फिर विजडम ने नेबुला की योजना के बारे में पूछा। जासूसों के अनुसार विजडम फैल चुका है। ऐसा लगता है कि पिशाचों ने चलना शुरू नहीं किया, लेकिन नेबुला स्पष्ट करता है कि बेका आगे बढ़ चुका है। ब्रह्मन हो, बेका पिशाचों की सभ्यता का नाम है। नेबुला बताता है कि पिशाच होना उनकी जन्मजात कमजोरी है, जो तीसरी कमजोरी थी। क्रैम्प्स तीसरी कमजोरी पर स्पष्टीकरण मांगता है और नेबुला बेका सेना की प्रगति की स्थिति का जायजा लेता है।
वह दिखाता है कि उनके पास 4 शून्य सैनिकों की सेना है जो एक शून्य के समूहों में महाद्वीप के केंद्र से चारों ओर फैली है। उन्हें हराना आसान लगता है, लेकिन संतुलन इस तथ्य में है कि हर राष्ट्र की सेना लगभग 1000 सैनिकों की है, जिसे मुकाबला बराबरी का है। रूंडा नेबुला द्वारा दिखाए नक्शे देखती है और कहती है कि वे सब समान दिखते हैं। नेबुला बताता है कि ये नक्शे अलग दिनों के हैं, सेनाएं नहीं हिली हैं। रूंडा कहता है शायद पुनर्गठन रुका हो, पर नेबुला असहमत है और कहता है कि चारों सेनाएं नहीं रुकेंगी। वह सोचता है कि अदृश्य होने का कोई और कारण होगा, शायद पिशाचों की तीसरी कमजोरी। विजडम पूछता है कि वह तीसरी कमजोरी क्या है। नेबुला उन्हें याद दिलाती है कि लोग पिशाचों को जॉम्बी जैसा मानते थे, पर बड़ा अंतर है कि पिशाचों में बुद्धि होती है। जॉम्बी बस बीमारी से संक्रमित होते हैं, उनमें व्यक्तिगत व्यवहार नहीं होता, पर पिशाच अलग होते हैं। पिशाचों के भी पदक्रम होते हैं और कुछ को पिशाच बनने पर मजबूर किया जाता है। निचले स्तर के पिशाच जो औसत स्तर के पिशाचों के अधीन होते हैं और ये औसत स्तर के पिशाच उच्च स्तर के पिशाचों के अधीन होते हैं। इस प्रकार पिशाचों की श्रेणीबद्ध संरचना होती है, जिसमें निचले स्तर के पिशाचों की स्थिति औसत स्तर के पिशाचों के अधीन होती है और औसत स्तर के पिशाचों की स्थिति उच्च स्तर के पिशाचों के अधीन होती है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, यह अधीनता टूटती है। रूंडा का दिमाग नेबुला को समझने में संघर्ष कर रहा था, तो विजडम ने स्पष्ट किया। उसने कहा कि नेबुला का मतलब है कि निचले स्तर के पिशाचों में उच्च स्तर के पिशाचों जैसी वफादारी नहीं होती। नेबुला ने बताया कि पिशाचों की एकता की कुंजी इस अधीनता में है। पहले पिशाचों को जीवित रहने के लिए दूसरों को वश में करना पड़ता था या उन्हें मारना पड़ता था। इस प्रक्रिया के दौरान पिशाच खुद भी शिकार बन जाते थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें एकजुट रहना पड़ता था। कमजोर लोग शक्तिशाली लोगों का अनुसरण करते थे। लेकिन जब पिशाचों का राष्ट्र बेका स्थापित हुआ, तब उन्हें ऐसे वातावरण में रखा गया जहां वे बिना किसी को मारे जीवित रह सकते थे। कुल मिलाकर अब पिशाचों के पास लड़ने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बचा है। उनके पास अब वरिष्ठों के प्रति अधीनता की भावना बची है, लेकिन वह भी कमजोर हो रही है। कुछ जनरल भारी नुकसान नहीं चाहते, उनकी जरूरतें अब पूरी हो चुकी है। वे भविष्य की योजना बना रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा जनरल पहले कदम उठाएगा। बाद में एक पिशाच जनरल जूनर को उनके क्वार्टर में बैठे देखते हैं। वह परेशान है, सोचता है महाद्वीप पर कैसे नियंत्रण पाए। समझ नहीं आता क्या करे। बाकी जनरल कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। अचानक उसे दरवाजे के खुलने की चरमराहट सुनाई देती है। कोई वहां खड़ा है, शीशे के जरिए उस पर सीधी धूप डाल रहा है। जैसे ही धूप उसकी त्वचा पर पड़ती है, वह जलने लगती है। वह तेजी से कार्रवाई करते हुए यूनेर घातक सटीकता से एक खंजर फेंकता है। खंजर उस रहस्यमयी महिला की आंखों के ठीक बीचों बीच लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। यह पता चलता है कि उसने जानबूझकर कमरे में धूप डालने के लिए शीशे का इस्तेमाल किया था। येर का नौकर वहां पहुंचता है और गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। नींद में वह बताता है कि उनका एक साथी भाग निकला और गड़बड़ कर दी। हालांकि येर शांति से उसे आश्वस्त करता है कि वह महिला उसके सोने से पहले अंदर आई थी। नौकर पूछता है कि वह अभी तक बिस्तर पर क्यों नहीं गया, जिस पर येर बताता है कि वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे जनरल क्या सोच रहे हैं। फिर वह अपने सेवक से विचार पूछता है। सेवक कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोई रक्त और सड़े मांस के देवता का सही पालन नहीं करता। जिनेर यह जानता है, खासकर क्योंकि सतारोज जीवन सिद्ध करने वाले देवता का अनुसरण करते हैं। सेवक कहता है कि कुछ पिशाच भी उसी देवता का अनुसरण करते हैं। जिनेर चौंकता है और सवाल करता है कि ऐसे प्राणी कैसे हो सकते हैं। वह उन देवताओं से घृणा करता है जिन्होंने उन्हें उसके हवाले किया। सिर्फ रक्त और सड़े मांस के देवता ने उनकी देखभाल की है, इसलिए उसे यह अजीब लगता है कि कुछ पिशाच अपने देवता का अनुसरण नहीं करते। लबादा पहने व्यक्ति ने कहा कि हर कोई अपनी मर्जी से पिशाच नहीं बनता। इसमें शक नहीं कि पिशाच राजा शेवन ने अपने सेनापतियों को पिशाच बनाने के लिए चुना, लेकिन संभव है कि जिन सेनापतियों ने दूसरों को पिशाच बनाया, उन्होंने उतनी सावधानी नहीं बरती। जनरलों में शायद कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सोच अब पहले जैसी नहीं रही है, और शायद यही वजह है कि उनमें से कुछ ने चलना फिरना भी बंद कर दिया है। ड्विनर जोर देकर कहता है कि उन्हें यह समझना होगा कि उनके पास उस व्यक्ति की सेवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिसने उन्हें अमरता दी है, उस व्यक्ति की जिसने उन्हें दांतों से काटा है। लेकिन सेवक इसका विरोध करते हुए कहता है कि जिसने उन्हें पिशाच बनाया है, उससे प्रेम करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें उसकी हर बात माननी ही होगी। बेका की स्थापना के बाद हर सेनापति को जमीनें जीतने के लिए लड़ना पड़ा। नौकर ने जूनियर से कहा कि इसलिए वे पहले हमला नहीं करना चाहते, उन्हें अपनी सेना बचानी है। जूनियर ने नौकर की बात मानी और कहा कि सैनिकों को बताए कि सूरज डूबते ही चलेंगे। वह पिशाच राजा शेवन को दिखाना चाहता था कि एक सेनापति अलग है। नेबुला समूह को बताती है कि पिशाच सेना जल्द हरकत में आ सकती है क्योंकि उनका सेनापति वफादार है। क्रैम्प्स कहता है हरकत करने पर उनकी कमजोरी बेअसर हो सकती है। विजडम कहता है उनके सिद्धांत समझना ही काफी है। अगर हरकतें अनुमानित हैं तो चमत्कारों से उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और समय हासिल कर सकते हैं। पिशाचों की आपूर्ति लाइनों को बाधित करके ही उनकी सेनाओं को तितर बितर किया जा सकता है।
स्थिति पर अधिक नियंत्रण से उनके पास अधिक विकल्प होंगे। क्रैम्प्स ने स्टारहेड को उनके विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद देते हुए ताना मारा, लेकिन विजडम ने चिढ़कर कहा कि यह तारा नहीं है। नेबुला ने पूछा कि यह क्या है। तब विजडम ने गर्व से बताया कि यह केपलर पॉइंट पॉलीहेड्रा का ग्रेट डोडेकाहेड्रॉन है। लंबा और अजीब नाम सुनकर समूह में सन्नाटा छा जाता है। कोई नहीं हंसता और नेबुला वादा करता है कि ध्यान रखेगा। वह नाम गलत बोलने पर माफी मांगता है। फिर विजडम पूछता है, क्या नेबुला कुछ बनाने की योजना बना रहा है? पिशाचों की सेना को तोड़ने के लिए सामाजिक विभाजन का प्रयास किया जा रहा है। विजडम की अपेक्षा के विपरीत नेबुला समझाती है कि हालांकि उन्हें अलग करना कारगर हो सकता है, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा और नुकसान भी कई क्षेत्रों में फैल जाएगा। इसलिए वह इसके विपरीत करने जा रही है, उन्हें फिर से एकजुट करना। नकाबपोश व्यक्ति पूछता है कि नेबुला उन्हें एकजुट करने की योजना कैसे बना रही है। नेबुला स्पष्ट करती है कि उनका आत्मविश्वास ही इन पिशाचों को पतन की ओर खींच रहा है। वे इतने आत्मविश्वासी हैं कि सोचते हैं वे सबको हरा सकते हैं, इसलिए वे फैल रहे हैं। इसलिए वह उन पर बड़ा हमला कर सबका ध्यान खींचना चाहता है। दिशी येनर पर जाता है, जहां उसका नौकर आकर दुश्मन सेना के आने की खबर देता है। जूनर तुरंत पूछता है, क्या हमलावर सैटिरोस हैं? नौकर कहता है, नहीं, वे हेवक्रिन के छिपकली जैसे जीव हैं। इस बीच कहानी दल पर केंद्रित होती है। कोकेट्रिस पर अनंत यात्रा के बाद वे गंतव्य पहुंचते हैं। रकरक उत्साहित है और जाल से पूछता है, क्या उसने तातार सुना है? एक महान योद्धा जिसने अकेले 10 ट्रोलों को हराया। अफवाह है तातार अब दक्षिणी द्वीप समूह में एक उच्च पद पर है। अब सोचते हुए रकरक गर्व से मानता है कि चाहे जितना भी प्रशिक्षण ले ले, उससे अधिक शक्तिशाली योद्धा मौजूद है। वह मानता है कि उसे ताकत दिखाने का मौका कम मिलता है, पर अब ट्रोल्स को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तातार की प्रसिद्धि चुराने का समय आ गया है। जाल अपने नेता को मुस्कान देता है और कहता है कि रकरक पहले से महान सेनापति और योद्धा है। तातार जैसी प्रसिद्धि उसके लिए बड़ी बात नहीं, पर रकरक याद दिलाता है कि कुलीन योद्धा बनने के लिए लालच जरूरी है। इसके साथ ही मेरा छिपकली जैसा साथी उन कमीनों को धड़ाधड़ मारने लगता है। तभी ज्वेनर खून और सरे मांस के देव के नाम पर उग्र बैल की तरह हमला करता है। हालांकि उस कमीने का सिर आखिरकार धड़ से अलग हो जाता है। अब तक इसे मिलाकर राकराक 9 ट्रोल मार चुका है। जाल चिढ़ाते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि राकराक को सबसे ज्यादा ट्रोल मारने का खिताब हासिल करने से अभी 1 ट्रोल कम है। लेकिन रकरक बताता है कि उसका हिस्सा कम हो गया क्योंकि उसकी बात सुनकर सब उत्तेजित और पागल हो गए। वह जेल को याद दिलाता है कि उसने जो आखिरी ट्रोल मारा था वह एक जनरल था, तो उसे कम से कम 2 गिनना चाहिए। पर जेल कहता है कि सिर 1 ही था, इसलिए 2 नहीं गिन सकते। फिर भी रकरक याद दिलाता है कि वे ट्रोल नहीं, पिशाच हैं। कस्बा खाली कराने के बाद हमारी टुकड़ी ने शिविर को फिर से व्यवस्थित करने और सामान की जांच करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, दृश्य पिशाचों के राजा के निवास पर पहुंचता है, जहां शिवेन सुनकर नाराज होती है कि जनरल जूनर 400 सैनिकों के साथ मारा गया है। लगभग 300 दुश्मन कोकेटू घुड़सवार सेना के हैं, जो ह्यूक्रिन के योद्धा हैं। शिवेन को जब पता चलता है कि 300 योद्धाओं ने 400 पिशाचों को हरा दिया, तो वह अचंभित हो जाती है। यह चालाक आदमी, जिसका नाम नहीं पता, कहता है कि वे कोकाडू कैवलरी से हैं और उन्होंने हमला किया जब बाकी सैनिक तैनात थे। महिला चुप रहने को कहती है। वह मानती है कि वे मजबूत सैनिक हैं, पर जल्दी हमला करने के लिए उन्हें रसद में कमी करनी पड़ी होगी, यानी आसपास से संसाधन जुटाने पड़े होंगे। लेकिन यह दिखाता है कि हुक्रिन और डैन्यूम अन्य देशों के साथ आए थे। संभव है कि राष्ट्र गठबंधन में हो। वह नक्शा देखकर सोचती है कि हेवक्रिन की सेना बिक्का में सैटिरोस के क्षेत्र से रसद ले रही है, जबकि ये जमीन उनकी नहीं, या कम से कम वह यही सोचती है। अधिकांश पिशाच सैनिक अलग अलग टुकड़ियों में हैं। गांव की रक्षा के लिए कुछ ही बचे हैं। दुश्मन को रोकने का कारगर तरीका नहीं है। हालात और बिगड़ गए हैं क्योंकि 3 सेनापति अब भी आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं। अब उसके पास 2 विकल्प है। वायएनआर के बचे 600 सैनिकों को 300 छिपकली जैसे आदमियों को रोकने भेजें, या 3600 सैनिकों से ह्यूक्रेन पर हमला करें। पहला विकल्प नुकसानदेह नहीं है क्योंकि रक्त और सरे मांस का देवता उनका साथ देगा। हालांकि दुश्मन की घुड़सवार सेना टकराव से बचकर इलाके पर हमला कर सकती है। दूसरी ओर यूक्रेन पर हमला करना एक खतरनाक जुआ है। यहां की स्थिति को सुरक्षित किए बिना सेना को कहीं और ले जाना विनाशकारी हो सकता है। वह निर्णय लेने में संघर्ष कर रही है क्योंकि उसे नहीं पता कि सबसे अच्छा कदम क्या होगा। तभी उसकी नजर चांद पर जाती है। चांद को लाल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत अपने नौकर को सभी जनरलों और सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया क्योंकि वह पूर्व की ओर बढ़ना चाहती थी और पूरी सेना हुक्रान की भूमि पर हमला करेगी। हम खिलाड़ियों के पास लौटते हैं।
जहां विजडम नेबुला की चतुराई की सराहना करता है। वह पूछता है कि क्या वे दोनों तरफ से हमला करेंगे। नेबुला कहती है, यह अच्छा होगा, पर क्या किसी के पास सेना है? वह याद दिलाता है कि राजधानी पर कब्जे के समय निक्सन सेना नष्ट हो गई थी और रूंडा के लेनार भी कमजोर हैं। हालांकि बाकी 3 गुट बेहतर स्थिति में है। नकापोश व्यक्ति कहता है कि उसकी सेना अच्छी स्थिति में है और समर्थन का प्रस्ताव देता है, लेकिन नेबुला कहती है कि उसकी सेना बहुत दूर है, इसलिए समय पर नहीं पहुंच सकती। ऐसे में विजडम और क्रैम्प्स ही मदद कर सकते हैं। विजडम 300 सैनिक भेजने का प्रस्ताव करता है, जबकि क्रैम्प्स 500 सैनिक देने को सहमत है। नेबुला इसे स्वीकार करती है और कहती है कि यह पर्याप्त होगा। वह भविष्यवाणी करता है कि पिशाच यूक्रेन पर हमला करने के लिए या तो जंगल पार करेंगे या ऑटोमेशन कैसल के रास्ते पर पहाड़ी किले पर छापा मारेंगे। वह कहता है कि पिशाच दूसरा विकल्प चुनेंगे। उनके लिए जंगल में धूप से बचना कठिन है, लेकिन पहाड़ी रास्ते छाया देते हैं और वे रास्ते में गांवों पर हमला कर सकते हैं। नेबुला ने अपनी 3-0 की घुड़सवार सेना और विजडम व क्रैम्प्स की सेनाओं से पिशाचों का पीछा करने की योजना बनाई है, लेकिन दूरी बनाए रखते हुए ताकि वे बहुत करीब ना आ सकें। विजडम इस योजना से सहमत है, लेकिन चिंता करता है कि अगर वे बेक्का के जासूसों के पीछे चले गए तो क्या यूक्रेन का किला 3-0 सैनिकों से अधिक के हमले का सामना कर सकेगा। नेबुला शरारती मुस्कान के साथ पूछती है कि क्यों उसे लगता है कि यूक्रेन नहीं संभाल सकता। हमारे लड़के का आत्मविश्वास देखकर विजडम को यकीन हो जाता है कि सब ठीक होगा। वह कहता है कि बाकी लोगों को अपनी सेनाओं के पिशाचों को दबाने पर ध्यान देना होगा और जियांगवान को एआर क्षेत्र वापस लेने के लिए सेनाओं का इस्तेमाल करना होगा। उसे भरोसा है कि वे विश्वास मूल्य कम कर पाएंगे और मोर्चे पर पिशाचों की संख्या घटाकर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि उसे एक ही बात परेशान कर रही है कि जियोल वूबी ने राजधानी पर कब्जा करने के अलावा उनके आस्था संसाधनों का कम ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद से उनका उपयोग नहीं हुआ है। वर्तमान में बेका के पास तीसरे महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्र है और बड़ी संख्या में नियमित पिशाच सैनिक हैं। यह अक्सर नजरअंदाज होता है क्योंकि पिशाच को अतिशक्तिशाली माना जाता है, लेकिन वे खिलाड़ी के रूप में कुशल हैं। ध्यान में रखते हुए नेबुला मानती है कि जिलवूबी का देवत्व स्तर ऊंचा हो सकता है। अगर वह उच्चतम स्तर की गणना करे तो वे शायद 17वें स्तर पर हों। तब 16वें स्तर का गरिमा कौशल समस्या बन सकता है। फिर भी नेबुला को यकीन है कि आगे का रास्ता है, भले ही चुनौती हो। दृश्य यूक्रेन की ओर मुड़ता है, जहां वैम्पायर किंग शेवन को निराशा में दांत पीसते हुए देखते हैं। उनके सामने का रास्ता खतरनाक है, खड़ी ढलान और तीव्र ऊंचाई वाला है। जब तक वे महल तक पहुंच नहीं जाते तब तक धूप से बचने के लिए कोई जगह नहीं है। वह सोचती है, क्या इस चुनौती से पार पाने का कोई उपाय है? उसका सहायक हिचकिचाते हुए कहता है कि बड़े नेवले ही विकल्प हो सकते हैं, पर वे पर्याप्त नहीं हैं। फिर वह आदेश देती है कि लेनारों और ट्रोलों को महल की दीवारों तक भेजे, उन्हें बड़े हथौड़े दे ताकि सुरक्षा तोड़ सकें। सहायक चिंतित होकर याद दिलाती है कि इससे भारी जान माल का नुकसान होगा, लेकिन पिशाच राजा ठंडे स्वर में कहता है कि वे शवों से ढलान सुगम बना सकते हैं। तभी उसके मन में एक भयानक योजना बनती है। अगर उसे लाशों से सीढ़ियां बनानी है तो वो पिशाचों की ही क्यों हो। उसकी सहायक जल्द ही समझ जाती है कि वह गुलामों का ध्यान भटकाने और आपूर्ति कम करने के लिए उनका उपयोग करना चाहती है। फिर वह बताती है कि उसने सुना है कि गुलामों को सभी देवताओं ने छोड़ दिया है, सिवाय एक अकेले देवता के जो उनका साथ दे रहा है। बाद में हम देखते हैं कि पिशाच गुलामों को जबरन ले जाते हैं और आगे बढ़ने को कहते हैं। तंबू के अंदर कई गुलाम डर से कांप रहे हैं, ये जानते हुए कि अगला नंबर उनका है। लड़का सोचता है कि वे पिशाचों के लिए भोजन के गुलामों से अधिक कुछ नहीं थे। जिन देवताओं पर वे विश्वास करते थे उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। उनका ईश्वर उन्हें बिना कारण नहीं छोड़ता। रक्त और सड़े मांस का देवता गुलामों की प्रार्थना नहीं सुनता। फिर भी अफवाह है कि यूक्रेन के प्राणी पिशाचों पर हमला कर रहे हैं। इससे गुलामों में आशा जगी है। नीला कीट देवता, वह जात देवता जिस पर वे विश्वास करने लगे हैं, अब उनकी अंतिम आशा और सहारा है। समय आ गया है और बचे गुलामों को बाहर निकलने का आदेश मिला है। विभिन्न प्रजातियों के लोग भय से कांप रहे हैं। वह लड़का खड़ा होता है। वह जानता है कि आशा व्यर्थ है, लेकिन नीला कीट देवता ही उनका एकमात्र सहारा है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसकी नजर रास्ते में कतार में लगे शवों के ढेर पर पड़ती है, इन जो भयानक सीढ़ी का आकार लिए हुए हैं। वह जानता है कि वह इसका अगला शिकार है। पिशाच सैनिक अपना खौफनाक मिशन बताते हैं। गुलामों को छिपकली जैसे आदमियों के महल की ओर दौड़ना है। अगर वे बचाने को तैयार हैं तो द्वार खोल देंगे। भीड़ डर से पीछे हटती है, आगे बढ़ने को मजबूर है।
वे खतरनाक रास्ता देख सकते हैं जिसमें 3 मोड़ हैं। आज तक कोई दूसरा मोड़ पार नहीं कर सका। पिशाचों का सरदार उल्टी गिनती शुरू करता है। 5 पर पहुंचने पर आदेश दिया जाता है, सभी को महल की ओर दौड़ना होगा, लड़के को भागना ही होगा। उल्टी गिनती तेज हो रही है और अगर वह नहीं भागा तो उसका वध हो जाएगा। जैसे ही वह दौड़ता है, पिशाच एक और गुलाम का सिर काट देते हैं और बाकी भी ऐसा ही करते हैं। भयानक अंत से बचने के लिए लड़का तेजी से दौड़ता है। तभी एक तीर उसकी ओर आता है। नहीं, तीरों की बौछार सबको भेदने को तैयार। वैम्पायर किंग की योजना सरल है, गुलामों की उम्मीदें को चलना। ऐसा करके वह सेना का मनोबल बढ़ा सकती है और खर्च कम कर सकती है। उसका सहायक पूछता है, अगर छिपकली जैसे लोग दरवाजे खोलकर गुलामों को स्वीकार कर लें तो क्या होगा? पर पिशाचों की रानी शेवन उसे ठंडे लहजे में पूछती है, क्या उसे नहीं दिखता कि वे तीर चला रहे हैं? उसका मानना है कि अगर छिपकली जैसे इंसानों का सेनापति पागल नहीं तो वे महल के दरवाजे नहीं खोलेंगे। अगर वे दरवाजे खोलकर उद्धारकर्ता बनने का निर्णय लेते हैं तो वह हमला कर सकती है। उसकी नजर में देवताओं ने गुलामों को छोड़ दिया है। जो लोग उन पर विश्वास करते हैं वे भी देवताओं के लिए सिर्फ औजार हैं। वह मानता है कि रक्त और सड़े मांस का देवता ही सच्चा उद्धार करता है और जो विश्वास नहीं करते वे त्यागे जाते हैं। वह इसे साबित करने को दृढ़ है। इस बीच लड़का पूरी ताकत से दौड़ रहा है, चमत्कारिक रूप से तीरों से बचता है। वह देखता है आसपास कोई शव नहीं, मतलब वह सबसे आगे है। फिर भी वह अंत में रुक जाता है। पिशाच उसे उत्सुकता से देखते हैं, सोचते हैं कि वह क्यों रुका और छिपकली जैसे आदमी क्यों रुके। लड़का जानता है कि द्वार नहीं खुलेगा। उनकी ओर दौड़ना बेकार है। शुरू से ही स्पष्ट था कि द्वार खोलना पिशाचों को बुलाना है। पिशाच चिल्लाते हैं, भागो नहीं तो गोली लगेगी। लेकिन लड़का नहीं हिलता। उसने स्वीकार लिया है कि चाहे अंत तक पहुंचे या नहीं, उसकी मृत्यु निश्चित है। देवताओं ने त्याग दिया है तो भागने का कारण नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह सोचता है, क्यों ऐसी दुनिया में जन्मे जहां देवताओं ने छोड़ दिया। प्रार्थनाओं का उत्तर खोजते हुए उसकी नजर अचानक नीली तितलियों पर पड़ती है। उनकी अलौकिक उपस्थिति उसे चौंका देती है। उसकी इच्छाएं सुनी जाती हैं। मुख्य द्वार खुलता है। दीवार पर बैठा छिपकलीनुमा प्राणी हैरान है कि पिशाच निहत्थे सैनिक भेज रहे हैं और उनके इरादे असमंजस में डालते हैं। सेनापति भी अनिश्चित है, लेकिन उसे लगता है कि पिशाच गुलामों से पहाड़ी की ढलान कम करवा रहे हैं। तभी एक परिचित आवाज पूछती है कि क्या गुलामों का ऐसा उपयोग लाभदायक है? कमांडर क्वेजल कहता है कि पिशाच जल्दी खत्म करने के लिए अतिरिक्त भोजन फेंक रहे हैं। मूल रूप से वे उन चीजों को फेंक रहे हैं जिनकी अब उन्हें जरूरत नहीं है। रकराक इस दृश्य पर नजर डालता है और इस संभावना पर विचार करता है कि इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। कमांडर क्वेजल अब भी जारी हैं। महान सेनापति यू ने पिशाचों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी हैं, इसलिए कमांडर को यकीन है कि छिपकली जैसे इंसानों द्वारा पिशाचों को मारने की खबर फैल जाएगी।